हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में सबसे पहले मैं अनुराग पांडे क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास के लिए मैं आपको बता दूं, आज जो टॉपिक है वो बेसिक मैथ्स है। बेसिक मैथ्स और खासकर ये टॉपिक जो है, जो स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, मतलब बायो साइड से होते हैं, उन्हें अक्सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम रहती है। मोस्ट ऑफ द केस मैंने देखा कि बायो में वो लोग 320 भी स्कोर कर लेते हैं, केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, खासकर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जहाँ न्यूमेरिकल केमिस्ट्री होती है वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। एंड फिजिक्स में बहुत कम नंबर होते हैं। कई बार मैंने देखा इतने अच्छे स्कोर करने वाले बच्चे फिजिक्स में 15 मार्क्स लेके आते हैं आउट ऑफ 180, 30 मार्क्स लेके आते हैं, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, इतने सालों का अनुभव है, तो उसमें मुझे यही लगता है कि वो जो बचपन से जो फंडामेंटल्स वीक होते हैं और उसके कारण हमेशा ही दिक्कत बनी रहती है, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ की मैथ्स में भी प्रॉब्लम रहती है। और 11th 12th का भी थोड़ा सा एक पार्ट जिसे हम मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम रहती है। तो आज की ये क्लास, और अभी मैं इस टॉपिक पे 3 से 4 लेक्चर्स आपको दूंगा, और उसमें सभी बच्चों को मैंने कवर किया है। जो जिनका मैथ साइड बहुत ही वीक रहा उनके लिए भी है, फिर धीरे धीरे बढ़ते अपने उसे जितना भी मैथ्स फिजिक्स में यूज होगा वो सभी मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ, ये जरूर है कि आपके हिस्से का जितना हो, देखिए हो सकता है कि कुछ बच्चों को इसमें से बहुत सारा पार्ट आता हो, क्योंकि मैंने 6th से लेकर के 12th तक के मैथ्स को इसमें कवर करूँगा। तो जो पार्ट आपको आता है आप उसे स्किप कर दें, जो आपको लगे कि हाँ इसको हमको जानना है, उस पार्ट को आप पढ़ लीजिए। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अलॉन्ग विद दिस मैं ये भी बता दूं कि जो बच्चे बैंक और क्लरिकल और एसएससी, इनकी भी जो आर्ट साइड, कॉमर्स साइड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम रहता है, ये छोटा मैथ्स, ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम आएगा। तो ये एक कॉमन टॉपिक है जिसे मैंने बहुत नीचे से उठाया है, हालांकि बहुत एक्सपैंड नहीं करूंगा मैं, पर हाँ एक बेसिक प्रॉब्लम जो है हो सकता है कि आपकी दूर हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टर्म मैं बताऊंगा, अलजेब्रा के बारे में बताऊंगा। अब इसमें मैं ये कंटेंट चूंकि नीट में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, तो मैं कहीं हिंदी वर्ड्स भी यूज करूंगा, दोनों टर्मिनोलॉजीज में मैं वर्क करूंगा यहाँ पे। तो ये एक कॉमन टॉपिक है, तो ये सबके काम आ जाएगा ये। तो सबसे पहले मैं देखिए कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा। अगर हम कोई दो सेम साइन वाले नंबर्स को जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम नंबर ऑफ सेम साइंस। ओके, साइन मतलब जैसे मैं कोई नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू में मल्टीप्लाई करूं, या मैं किसी पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में मल्टीप्लाई करूं, जब भी सेम साइन होगा तो आंसर मुझे जो मिलेगा वो प्लस में मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ -2 × -6, ओके, तो माइनस ये भी है और ये भी माइनस है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस × माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर में प्लस साइन आएगा। नंबर्स का मल्टीप्लाई 2 × 6 = 12, ओके। इसी प्रकार अगर मैं 2 × 6 करूं तो इस बार दोनों ही पॉजिटिव है, तो भी आंसर प्लस में मिलेगा। तो अगर दो मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स के साइन सेम है, चिन्ह समान है,
मतलब या तो दोनों माइनस है या दोनों ही प्लस है, तो जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा और आपको दोनों नंबर्स का सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देना है, गुणा कर देना है। ओके, ठीक। तीसरी बात, अगर वहां पर साइन अपोजिट है, मतलब एक वैल्यू का साइन नेगेटिव है, दूसरे का साइन क्या है, पॉजिटिव, देन आपको आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में -2 into 6, that is 2 6 12, और ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। या अनदर एग्जांपल 15 into -4, तो 15 4 क्या हो गया 60 और प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। तो जब अपोजिट साइंस वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वहां आंसर क्या होगा, नेगेटिव। अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव, चाहे वो दोनों प्लस हो तो भी आंसर प्लस में, और अगर दोनों माइनस है तो भी आंसर प्लस में। तो ये पहला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने पहले ही बोला है कि आई नो दैट कि 11th 12th स्टूडेंट्स को ये बताने का मतलब नहीं है, पर फिर भी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स बायो लेते हैं जो बिल्कुल ही मैथ साइड में, मतलब उन्हें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो इन लेक्चर्स को देख करके ये उन लोगों के लिए है। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर्स में, ऊपर लेवल बढ़ता जाएगा और हर बच्चा जो है वो अपने अपने लेवल के हिसाब से कंटेंट को गेन करता है। अब यहाँ पर मैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की बात करूंगा, जोड़ना और घटाने की बात करूंगा। अब देखिए, जैसे एडिशन में मैंने बोला, जोड़ने में मैं बोलता हूं कि मान लीजिए 7 और -15 को जोड़ना है, ऐड 7 एंड -15। तो 7 एंड -15 मतलब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, मैंने अभी बताया प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 7 -15। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी साइन अपोजिट हो, ऐसे दो नंबर्स जिनके साइन अपोजिट हो, ठीक, प्लस एक प्लस में है +7, दूसरा क्या है माइनस में, ठीक, तो आपको माइनस करना है। जैसे आप माइनस करते हैं, 15 - 7 कितना हो गया बच्चों, 8। ओके, और जो बड़ी संख्या का साइन हो, बड़ी संख्या का साइन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, देन योर आंसर विल बी -8। ओके, जब भी एक प्लस हो और एक माइनस हो, वो नंबर आपस में ऐड हो रहे हो, तो आपको हमेशा क्या करना है, वहां पर सब्सट्रैक्ट करना है, और जो भी बड़ी संख्या का साइन होगा, जो भी बड़ा नंबर होगा, उसका साइन आ जाएगा वहां। अनदर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात करूं, जैसे मैं बोलूं -7 + 15 होता है, -7 + 15, फिर से ये माइनस में है, ये प्लस में, तो अगेन आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। 15 - 7 कितना हो गया, 8, और बड़ी संख्या का साइन इस बार क्या है, प्लस, तो योर आंसर विल बी +8। तो जब भी दो ऐसे नंबर ऐड हो रहे हों जिनके साइन अपोजिट है, तो हमेशा आपको सब्सट्रैक्ट करना है, हमेशा आपको घटाना है वहां पर, और जो भी बड़ी संख्या का साइन होगा उसको आपको लगा देना है। ओके, अब अगर दोनों के साइन सेम हो, ठीक, if sign of both integers are same, ठीक है ना, अगर उन दोनों के साइन सेम हो, एक जैसे हो, चिन्ह एक जैसे हो, जैसे एग्जांपल लूं मैं -7 - 8, राइट, देन व्हाट, -7 - 8, दोनों साइन, मतलब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, देन ऑलवेज ऐड,
अगर दोनों के साइन प्लस हैं तो आंसर में प्लस लग जाएगा, राइट। तो अगर दो ऐसे इंटीजर जिनके साइन सेम है आपस में ऐड हो रहे हैं, तो अगर दोनों माइनस में है तो आंसर में मतलब दोनों का हमेशा क्या होगा, एडिशन करना है आपको, और जो भी साइन हो आपको लगा देना है इस तरह से। ओके, हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में से मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन में गुणे में अगर मैं गुणे की बात करता हूँ तो जैसे एग्जांपल में लूँ 15 इंटू -4, तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है। 15 4 जा 60 प्लस इंटू माइनस, 15 क्या है प्लस और 4 क्या है माइनस, तो 15 4 जा 60 और साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि मैंने बताया अगर साइन अपोजिट है मल्टीप्लाई होने वाली टर्म के तो आपका आंसर किस में होगा, नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में इंटू पॉजिटिव दैट विल बी नेगेटिव, राइट। दोनों में से किसी भी एक का साइन अगर अपोजिट है, दोनों के साइन अगर आपस में अपोजिट है तो आंसर आपका क्या होगा, नेगेटिव, राइट। और यू कैन -4 into 15 that is also -60. 15 4 the 60 minus into plus क्या हो गया, minus. Okay. Then next डिवीजन पे आते हैं हम। ओके, डिवीजन की बात करें, भाग की बात करें, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई वाला ही कॉन्सेप्ट है। अगर सेम साइन है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, तो भी आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ, देन आंसर विल बिकम्स नेगेटिव। प्लस अपॉन माइनस भी माइनस, या माइनस अपॉन प्लस भी माइनस, राइट। तो अगर डिवीजन होने वाले न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी, दोनों के साइन अगर आपस में अपोजिट हुए तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, नेगेटिव मिलेगा। अगर दोनों के साइन क्या है, सेम है, देन आंसर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, इनके एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं कहूँ एग्जांपल में आपका 100 अपॉन 5, दोनों पॉजिटिव है। 5 2 जा 10, 5 0 0, तो ये कितना आ गया बच्चों, +20। दोनों ही क्या थे, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं एग्जांपल में कहूँ -100 अपॉन -5, तो फिर माइनस से माइनस कैंसिल, एंड 5 2 जा 10, फिर +20, ठीक। तो अगर दोनों के साइन प्लस प्लस है या दोनों के साइन माइनस माइनस है तो आंसर हमको हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये ऐसा होता 100 अपॉन -5, तो ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस, 5 2 जा 10, देन दिस टाइम ये आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, -20। या अनदर एग्जांपल -100 अपॉन 5, चाहे प्लस ऊपर में हो चाहे नीचे में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन अगेन 5 2 जा 10, 5 0 0 -20। सो ये क्या हो गया, एग्जांपल से, ठीक। अब मैं
इसी में एक और टर्म बता देता हूं आपको। कभी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रैशनल में होते हैं। रैशनल नंबर्स जानते हैं, परिमेय संख्याएं। हालांकि ये मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के हिसाब से काफी नीचे का लेवल है, पर ठीक है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें हम p बाय q, जिनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो दोनों होता है, where q is not equals to 0, ठीक है, जिसे हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं। अब ऐसे रेशियोज जिनमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों ही रैशनल नंबर्स हो, तो थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी डाउट होता है। और मैं आशा करता हूँ बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे बच्चों के, आई नो दैट जब हम नीट लेवल या जेई लेवल की बात करते हैं तो बहुत ऊपर के लेवल की बात करते हैं, पर ये क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो मैथ्स साइड में बहुत ज़्यादा वीक रहे हैं, या जिन्हें लगता था कि यार मैथ्स नहीं बनती है, या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कभी नहीं कर पाएंगे। तो आप इस बात को समझिए, आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है ये टॉपिक, बहुत काम आएगा आपको। आप बस इसको सीख लीजिए। आपको जो मैथ्स का फोबिया था, वो डर था, वो छोटी छोटी, कोई बहुत बड़ा मैथ्स बनना जरूरी नहीं है, बट बॉटम बनना सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। आपको छोटी चीजें हमेशा ही काम आएंगी, राइट। तो यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं कि x अपॉन y अपॉन z है। यहां आप देखिए ये जो न्यूमरेटर है, अंश है, ऊपर वाली चीज है, वो रैशनल है और नीचे वाला एक सिंगल है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या लिख सकते हैं? x अपॉन y अपॉन z बाय 1, राइट। अब ये सबसे नीचे का टर्म ऊपर चला जाता है और बीच के दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो x इंटू 1 अपॉन y इंटू z, दैट इज x अपॉन yz। क्लियर? मतलब ऊपर वाला p बाय q के फॉर्म में हो और नीचे वाला ना हो, तो ये जो z है ये नीचे से मल्टीप्लाई होता है। ये हमेशा तकलीफ रहती है। ये समझ में आया बच्चों आपको? अगर ये z ऊपर वाला, याद रखिए ऊपर वाला जो टर्म है वो p बाय q का फॉर्म है और नीचे वाला जो है वो सिंगल है, तो y इंटू z। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिख दूं, x अपॉन y अपॉन z, अब देखिए अभी नीचे वाला जो टर्म है वो p बाय q के फॉर्म में है। अब यू कैन राइट इट एज x बाय 1 अपॉन y बाय z। अब देखिए अभी हमने क्या किया था, सबसे नीचे वाला टर्म ऊपर जाता है, तो ये कहां चला जाएगा इस टाइम? ऊपर। तो x इंटू z अपॉन 1 इंटू y, दैट इज xz अपॉन y। तो अगर नीचे वाला रैशनल है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा। देखने में अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो किसी को कुछ समझ नहीं आए कि x अपॉन y अपॉन z, x अपॉन y अपॉन z, पर ये बहुत बड़ा बात है कि यहाँ इन दोनों बातों में क्या फर्क है? इसमें न्यूमरेटर रैशनल है और इसमें डिनोमिनेटर रैशनल है। तो अगर न्यूमरेटर रैशनल है तो जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला टर्म है, वो नीचे वाले ऊपर वाले रैशनल नंबर के नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, y इंटू z होगा। अगर नीचे वाला p बाय q के फॉर्म में है तो उसका जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा उसको भी मैंने प्रूफ किया, बट आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अगर ऊपर वाला है तो ये ऊपर वाला p बाय q का फॉर्म है, तो नीचे वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर नीचे वाला रैशनल है तो नीचे वाला टर्म, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसका जो डिनोमिनेटर है वो कहां चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अनदर वन एग्जांपल, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करिए बहुत सारे बच्चों को। x अपॉन y अपॉन z अपॉन p, लेट अस सपोज, अब दोनों ही रैशनल है,
ग्रेटर देन और लेस देन के साइन की बात करते हैं। ग्रेटर देन और लेस देन के साइन की यूज ऑफ साइन। ग्रेटर देन और लेस देन। यहां पे भी एक छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई बहुत मेजर बात नहीं। जैसे मैं 12 और 8 की बात करूं तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 12। तो जो बड़ा रहेगा ना उस साइड में इसका मुंह खुला रहेगा और जो छोटा रहेगा उसके साइड इसका मुंह बंद रहेगा। ओके, तो ये ध्यान रखिए, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो नंबर बड़ा है, जिस तरफ इसका फेस बंद है वो छोटा नंबर है। लेकिन इसी में एक और खास बात बताता हूं। अभी देखिए 12 जो है वो 8 से बड़ा है, लेकिन अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं, राइट, तो क्या होगा बच्चों? दोनों तरफ मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया, जैसे ही मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो जो बड़ा नंबर था वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, राइट। तो जो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है उसकी नेगेटिव वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, राइट। आप इसको नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं, नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं आप इसको। देखिए अगर हम ये 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 जगह कम पड़ गई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -2, ये -12 है, ये -8 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 है और ये 12 है। आप क्लियरली यहाँ देखें, यहाँ से देखें, इधर वाले नंबर्स जितना हम लेफ्ट साइड जाएंगे वो छोटे होते हैं और जब से हम राइट साइड जाते हैं वो नंबर क्या होते जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं। तो सबसे छोटा नंबर अगर मैं इस लाइन में देखूं तो कौन सा है? -12, राइट। उसके बाद -8 आएगा यहाँ, तो अगर मैं माइनस में देखूं तो -12 छोटा नंबर है -8 के कंपेयर में, लेकिन अगर मैं राइट साइड जाता जाऊंगा तो नंबर बढ़ता जाएगा। तो 8 जो है वो 12 के कंपेयर में छोटा है, 8 पहले आता है 12 बाद में, तो 12 is greater than 8 while -12 is less than -8। तो ये एक कांसेप्ट। अब हम फ्रैक्शंस में जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन देखें, राइट। Addition and subtractions of fractions। ठीक है, जो भिन्न होती हैं, हिंदी में बोल रहा हूँ, जो भिन्न होती है उनका जोड़ना या घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। पहला एग्जांपल इसमें ले रहा हूं, विद इक्वल डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब हिंदी में हर, अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला। अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। ओके, तो यहां पर मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में विद इक्वल डिनोमिनेटर, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये पहला केस, इसका एग्जांपल। अच्छा, एक चीज और, जिन लोगों की भी जरूरत की काम की चीज है, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए और एक एक चीज
दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीजें समझ में आती हैं वो आपकी खुद की हैंडराइटिंग होती है। कई लोगों की राइटिंग बहुत खराब होती है, उन्हें कोई नहीं समझ पाता, पर वो खुद हमेशा समझ जाते हैं और उन्हें वो हमेशा ही समझ में आती है। तो खुद के नोट्स जरूर प्रिपेयर करते रहिए। ओके, तो यहां पर देखिए एक एग्जांपल, जैसे मैं कहूं 4/15 प्लस 3/15, तो जब भी ऐसा हो तो ये दोनों नीचे के डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, एक साथ आप कॉमन कर सकते हैं। कॉमन ले लीजिए 15 को, तो ये 15 कॉमन में आ गया, ऊपर क्या बचा 4 प्लस 3 दैट इज 7/15। तो ये आसान सी चीज है, अगर नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन दूसरा केस, अगर अनइक्वल डिनोमिनेटर है, अगर दोनों बराबर नहीं हैं, सो अनइक्वल डिनोमिनेटर में क्या बात करेंगे हम, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां बात करें 7/21 प्लस 2/3। ओके, कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब जब यहां पर ये दोनों डिफरेंट है तो हम यहां पर वी कैन टेक, यहां पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या आएगी, स्टेप 1 क्या आएगी, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। कैसे करते हैं, वही बचपन में याद होगा आप लोगों को, लिख लिया 21 एंड 3, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 1 जा 21, 3 1 जा 3, 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा, तो ये 1 1 आ गया। अब जितने नंबर बचे उनका क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे, तो 3 into 7 आ गया, दैट इज 21 इज एलसीएम, राइट। धीरे धीरे मुझे मालूम है कि ये बहुत आसान सी चीज है, अगर जिसको नहीं भी बन रहा है उसको अभी इनिशियल स्टेज ये है, फाइनली तो वो देख के ही बता देगा कि 3 और 21 में 21 एलसीएम होगा। जो बड़ा नंबर है और उसके प्रोडक्ट में आता है 21 जो है वो 3 मतलब 3 7 या 21, तो ऑटोमेटिकली जो बड़ा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। पर अभी जब तक नहीं आता तब तक हम इस मेथड से देख सकते हैं, प्रैक्टिस करते करते डेफिनेटली आपको आने लगेगा 21। फिर आप क्या करेंगे, देखिए ये जो नंबर है नीचे लिखा हुआ, पहले टर्म को देखिए, उसका जो नंबर है उसको यहाँ डिवाइड करिए। 21 में 21 का डिवाइड कितना आएगा, 1, राइट। और जो नंबर है उसको ऊपर क्या कर दीजिए बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 into 1 प्लस, अब इस नंबर को डिवाइड करिए, 21/3 कितना होगा, 3 7 जा 21, जो नंबर आया उसको कहां कर दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 7 प्लस 14/21, ये कितना हो गया 21/21, दैट इज, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात, एक और एग्जांपल ले लें जहां पे कोई भी टर्म कॉमन ना हो, यहां पे तो कॉमन टर्म, जैसे हम क्या बात करें 2/7 प्लस 3/15। अब आप देखिए 7 और 15 इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 की टेबल में 15 नहीं आता और 15 की टेबल में 7 नहीं आता है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तब आप एलसीएम में कुछ नहीं करेंगे, सीधा दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 into 15, अगर दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। यहाँ कॉमन फैक्टर था तो फिर हमने एलसीएम ऐसे निकाला, कॉमन फैक्टर नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 into 15, इस 15 का यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए 2 into 15, इस 7 का यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए 3 into 7, तो आपको आंसर मिल जाएगा 30 प्लस 21/105, ये जो भी 51/105। इस तरह से ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, अब हम डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे।
डेसिमल्स। ठीक है, देखिए जैसे मैं एक नंबर लिखूं, डेसिमल मतलब दशमलव हिंदी में, जैसे मैं एक नंबर लिखूं 2857.9, राइट। अब मान लीजिए कहीं पर आपको डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करना है, बाईं ओर, तो आप जितने अंक बाईं ओर शिफ्ट करेंगे, उसे जितना अंक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, 10 की उतनी ही पॉजिटिव पावर बढ़ेगी मल्टीप्लाई। जैसे मुझे मान लीजिए इसको 2 के बाद दशमलव लगाना है, डेसिमल लगाना है, तो यहां से 1 2 3 2.8579 तो पहले से ही था, तो ये 3 नंबर पीछे लेफ्ट साइड सरका, तो 10 की पावर में मुझे +3 लगाना है, मल्टीप्लाई करें। ओके, तो जब कभी भी डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो जितने नंबर आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, 10 की उतनी ही पॉजिटिव पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पहला। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। दूसरा, अगर मान लीजिए मुझे राइट शिफ्ट करना है 2.8579, इसको मुझे अब डेसिमल को मुझे राइट शिफ्ट करना है, जितने अंक पे शिफ्ट करना है, मान लीजिए ये चारों अंक शिफ्ट करना है, या 285 के बाद डेसिमल लगाना है, तो 285.79, अगर मैंने यहाँ पे 2 नंबर राइट शिफ्ट किया है, इसको 1 2, एक नंबर ये 2 नंबर, यहाँ से मैंने राइट शिफ्ट किया है यहाँ पे, तो 2 नंबर राइट शिफ्ट करने पर मुझे उतने 10 की पावर में नेगेटिव पावर शिफ्ट पड़ेगी, नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा, 285.79 इंटू 10 की पावर -2। अगर मैं 3 नंबर शिफ्ट करता हूं उसको राइट शिफ्ट, तो 10 की पावर -3 हो जाता है। अगर मैं 4 नंबर शिफ्ट करता, तो ये 10 की पावर -4 हो जाता। तो जितने नंबर राइट शिफ्ट करूंगा, 10 की पावर उतनी ही नेगेटिव होती जाएगी मल्टीप्लाई के साथ, और जितने नंबर मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा मल्टीप्लाई के साथ, 10 की पावर उतनी ही पॉजिटिव होती जाएगी। ओके, इसी में एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए 2857.9 है, और आपने इसमें 1 लाख का डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। ठीक, जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितने नंबर है, कितने जीरो हैं, 5, तो आपका डेसिमल उतने ही नंबर लेफ्ट सरकेगा। डिवीजन में अगर 10 की पावर से डिवीजन हो रहा है, तो आपका डेसिमल लेफ्ट साइड सरकेगा, उतने ही नंबर जितने की 1 के आगे क्या है, 0 है। यहाँ 5 जीरो है, तो आपके पास नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 तो है, तो जो नंबर नहीं है वहां पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा, फिर 0 आएगा, और फिर 2857, और डेसिमल सर किया तो यहाँ 9 बचा, राइट। तो यहाँ अगर नंबर आपके खत्म हो गया तो 0 आता जाएगा, ये समझिए। देन अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, डिवीजन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन में ले लेता हूं 2.857, मान लीजिए यहां पर मैं 1 लाख का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मल्टीप्लाई में डिवीजन में क्या हो रहा था, डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट हो रहा था, जब मैं भाग दे रहा था तो डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट हो रहा था। अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल राइट शिफ्ट करेगा। कितने नंबर, कितने जीरो है, 5, यहाँ हमारे पास 3 ही जीरो है, अब हमको 2 और चाहिए, तो हम 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे यहाँ पे, 2857 और एक और ये 2। ओके, तो इस तरह से डेसिमल के कॉन्सेप्ट्स आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। अब मैं कुछ सिंपल लीनियर इक्वेशंस की बात करूंगा, सरल रैखिक समीकरणों की बात करूंगा।
सिंपल लीनियर इक्वेशंस, सरल रैखिक समीकरण हल करना। सिंपल एक एग्जांपल मैंने लिया, जैसे इसको सॉल्व करें। 3/x + 8 बराबर 4/6 - x, ये क्वेश्चन है। सॉल्व करना मतलब x का मान, जो भी वहां पर वेरिएबल है उसको निकालना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 - x को यहां ले आइए और ये x + 8 को यहां ले जाइए। नीचे की यहां से जब इक्वल में, जब ऑपोजिट जाएगा तो जो चीज डिनोमिनेटर में होगी वो ऊपर मल्टीप्लाई होगी, मतलब ठीक। 4 × x + 8, तो 3 × 6 = 18 - 3x, 3 × x 3x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4x + 4 × 8 30, राइट। अब 4x को आप वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट एक साइड ले आइए, तो 3x - 4x, और नंबर सारे एक तरफ ले लीजिए, 32 - 18। अभी हमने इस क्लास के शुरू में पढ़ा कि अगर दोनों मतलब जो ऐड हो रहे हैं उनके दोनों के साइन सेम हो तो हमेशा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। -3 और -4, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7x, 4x and 3x, और दोनों के साइन नेगेटिव है तो आंसर में बिकम्स नेगेटिव, -7x। अगर एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है, तो हमेशा हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। 32 में से 18 गया तो 14 बचा, तो x बराबर 14/-7। फिर मैंने डिवीजन में बताया कि अगर एक का प्लस एक का माइनस हो तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, और 7 7 2 जा 40, तो ये आपका आंसर, राइट। तो देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो प्लस माइनस के तो आंसर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले रहा हूं मैं यहां पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k k/3 - 4 is equals to 8 - k। ये इसमें हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने वही बोला कि जो भी वेरिएबल है उनको एक तरफ कर लीजिए, तो k/3 + k बराबर -4, जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए इक्वल में अगर दो चीजें हैं तो अगर एक साइड के प्लस की चीज उस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई की चीज दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, डिवाइड की चीज इस तरफ आएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो अगर इक्वल के दो साइड दो वैल्यूज हैं तो नीचे डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा, अगर कोई चीज नीचे है तो कहां चल मल्टीप्लाई हो जाएगी, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई चीज प्लस में है तो उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अगर कोई माइनस में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहां देखिए एलसीएम आ जाएगा। मैंने अभी भी बताया था कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, 3 और 1 में कोई भी कॉमन फैक्टर बात है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 1 का यहां मल्टीप्लाई, 1 × k दैट इज k, 3 × k दैट इज 3k, 8 + 4 कितना हो गया, 12, 3k + k कितना हो गया बच्चों, 4k/3 बराबर 12। तो 4k बराबर 12 × 3, देखिए नीचे की चीज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 3 जा 36, 36 ये ऊपर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो ये 4 9 जा 36, k की वैल्यू कितनी आ गई, 9। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ओके, अगला जो टर्म मैं बता रहा हूं, लाइंस एंड एंगल्स। Lines and angles। देखिए छोटी छोटी सी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन इस तरफ जा रही है और दूसरी लाइन इस तरफ आ रही है, राइट। ये पॉइंट O है।
90 डिग्री उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना। द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है। एग्जाम्पल में बात करूं, जैसे 30 एंड 60 डिग्री, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों का सम 90 डिग्री। 15 एंड 75 डिग्री, इनको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 90 एंड सो ऑन। तो कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक। फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स। The sum of two angles is 180 degree. The sum of two angles is 180 degree. Clear? उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, जैसे 120 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड सो। कोई भी दो एंगल जिनका सम जो है 180 डिग्री हो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके अलावा कुछ और बातें, corresponding angles। हिंदी में संगत कोण। अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, और कोई लाइन उन्हें कट कर रही है इस तरह से, तो ये जो एंगल्स होते हैं जो एक ही साइड होते हैं, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर साइड वाले एंगल एक ही ट्रांसफर, देखिए कैसे, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके दोनों एंगल राइट साइड हैं और इन दोनों के दोनों एंगल्स ऊपर हैं। तो ये जो एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वाले भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं, ये वाले, राइट। तो दीस टू आर इक्वल एंगल्स। क्लियर है? या ये दोनों इक्वल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग, ये और ये और ये, राइट। सो दीस आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये ए एंगल और इसको बी एंगल नाम देते हैं, तो यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा। और अगर मैं इसको सी और इसको डी नाम दे दूं तो एंगल सी बराबर एंगल डी हो जाएगा। और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ए और बी आपस में करस्पॉन्डिंग है, सी और डी आपस में करस्पॉन्डिंग है। ठीक है। अब इसी में दूसरा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये देखिए आप, इसी में हम देखते हैं ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्स। इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं, इसे ध्यान से समझिए। इंटीरियर, अंदर वाले, इस लाइन से ये अंदर वाला एंगल और इसके अल्टरनेट इस ये वाला एंगल। तो ये जो अपोजिट साइड है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट और अंदर वाले जो दोनों के बीच में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जहां पे कुछ इस तरीके का शेप बनता हुआ नजर आएगा, देखिए ये दोनों पैरेलल। सो दीस टू एंगल्स कैसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये दीस टू एंगल्स, ओके, दोनों लाइन के बीच में होंगे और लाइन के दोनों तरफ होंगे। ट्रांसवर्सल लाइन जो होगी, जो बीच वाली लाइन होगी, उसके दोनों तरफ, तो उन्हें हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और ये एंगल्स क्या
होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। ये भी इक्वल होते हैं, राइट। तीसरी बात मैं यहां पर कहूंगा, तीसरा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं। ये संगत कोण, ये एकांतर कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हिंदी में सम्मुख कोण। यहां देखिए, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ये दोनों या ये दोनों। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, सो अब हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे। ट्रायंगल्स, त्रिभुज। पहला ट्रायंगल बात करें तो स्केलेन ट्रायंगल। ये सिंपल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड अनइक्वल होती हैं, ठीक है, तीनों साइड अनइक्वल, कोई कितनी भी बड़ी कोई कितनी भी छोटी, कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। ये सिंपल ट्रायंगल है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम जो होता है, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है किसी भी। जब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ट्रायंगल, ठीक। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बच्चों अगर हम देखें यहां पे तो इसमें दो साइड बराबर होती है, दो साइड कोई भी इक्वल होगी, राइट। दो साइड इक्वल होंगी और जो साइड्स इक्वल हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल क्या है? एंगल सी, और इसके अपोजिट एंगल क्या है? एंगल बी। तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पर कंडीशन क्या हो गई? AB बराबर AC, ये साइड इक्वल हो गई, राइट। यहां मैं लिख देता हूं AB is equals to AC and angle B is equals to angle C। एक और खास बात, अगर मैं यहां से BC के मिड पॉइंट को जोड़ूं, दिस इज द मिड पॉइंट सपोज टू बी, है ना, तो ये जो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन होगी, ये पहली चीज तो परपेंडिकुलर होगी, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये जो लाइन होगी ये इस पूरे ABC ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर मैं कागज का बनाऊं तो इस लाइन पे अगर मैं फोल्ड करूं तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा ये वाला लेफ्ट वाला साइड राइट साइड के ऊपर आ जाएगा, पीछे वाला क्या हो जाएगा? एक्लिप्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इसमें। AM लाइन के दोनों तरफ की चीजें क्या है? एक जैसी है। तो ये क्या हो गया? लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इसमें, तीसरी चीज, ठीक। तीसरी बात, तीसरे ट्रायंगल की बात करता हूं।
इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ा सा आइसोसेलेस से थोड़ा और हम आगे बढ़े तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। ये तीनों ही एंगल्स इक्वल, तीनों ही साइड्स बराबर होती है, राइट। अब मैंने बोला कि अब जो इक्वल साइड्स है उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो, तो ये दोनों इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये दोनों बराबर, ये और ये बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों भी बराबर, राइट। तो इस हिसाब से क्या होगा कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तीनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। ओके, तीसरी बात, अगर मैं अगर बराबर है तो यहां से एक लाइन ऐसे मिलाऊं और ऐसे मिलाऊं मिड पॉइंट्स को, तो ये जो पॉइंट होगा इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। और ये जो तीनों दूरियां हैं, ये तीनों दूरियां इसमें नहीं होगा सेंटर तीनों से बराबर, किसी में भी नहीं होगा, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही वैल्यू होगी, ठीक है, ठीक। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर जो है वो एग्जैक्ट बीच में होता है, तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ये अगर x है तो ये भी x होगी, तो ये भी x होगी, ठीक, a b c, राइट। यहां से इसको देखोगे, इसको देखोगे, इसको देखोगे, सब सेम नजर आएगा, ठीक, इक्वल डिस्टेंस। तो यहां पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी लगा सकते हैं, तीनों वर्टेक्स सेम डिस्टेंस पर, तो यहां पॉइंट ऑफ सिमेट्री आ रही है, तीनों लाइन के एंगल। अब यहां पर तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स बराबर होंगी, राइट, तीनों एंगल्स बराबर होंगे, टोटल एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको तीन हिस्सों में बांट दो तो हर एक एंगल कितने का हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री का हो जाएगा। और पॉइंट ऑफ सिमेट्री, सेंटर जो है वो तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर, ओके। तो ये हो चौथा, मैं बात कर रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल की बात। चौथा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, जिसे हम समकोण त्रिभुज हिंदी में कहते हैं। यहां देखिए राइट ट्रायंगल में कोई भी एंगल आप ले सकते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए एंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक, जो सबसे लंबी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, जिसे हम हिंदी में कर्ण कहते हैं, और जो नीचे वाली लाइन होती है उसे हम बेस कहते हैं, आधार। याद रखिए अगर अगर इसी स्थिति में मैं एंगल ये ले लूं तो ये एंगल के अपोजिट साइड, अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इसकी अपोजिट साइड ये होगी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी, हमेशा ध्यान रखिए, है ना। जो एंगल आपको चाहिए उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, जो सबसे लंबी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज, तीसरी जो बची वो बेस, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम यहां जो मेन है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हिंदी in English hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, ओके। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस
भी अगर हमारे पास दो साइड है तो हम तीसरी साइड पे यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बात, कभी कभी हमको डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको बस। तो डायरेक्शंस कैसे चूज करते हैं? देखिए ये ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। जब आप अपनी कॉपी पे बनाए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आज के लिए इतना। पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल्स दिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ और फंडामेंटल्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और धीरे धीरे बढ़ करके अब फिर मैं धीरे धीरे 9th 10th के बाद 11th 12th की मैथ्स, आज जो मैंने पढ़ाया वो बेसिकली 6th 7th 8th का मैथ्स था। अगले लेक्चर में आप ये समझिए कि 8th 9th का बेसिक फंडामेंटल्स होंगे और उसके बाद फिर 11th और 12th उसकी जो मैथ्स आपको यूज होगी फिजिक्स में, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो ये आज का जो लेक्चर था बहुत कॉमन था। 6th से लेकर के जो 10th तक के बच्चे हैं वो सभी इसको क्लियर कर सकते हैं। जो लोग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ वो उनको अगर फंडामेंटल्स प्रॉब्लम है तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं। और जो 11th में जो बायो के स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि उनका थोड़ा बेस वीक है तो फिजिक्स में प्रॉब्लम है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। 11th 12th और नीट में भी जो ड्रॉपर्स हैं, ठीक है, आप बॉटम से पढ़ेंगे टॉप तक जाएंगे, सीधा टॉप पकड़ने की कोशिश ना करें। और जितना अगर आप लोगों को ये सब आता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर पढ़िए, अगर वो भी आता है तो उसका अगला लेक्चर पढ़िए। तो मैं आपको एकदम बेस से लेकर के जितना भी यूज होगा वो सारा कुछ इन 3 से 4 लेक्चर्स में मैं आपको क्लियर करूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो और लेक्चर्स आपको मिलते रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज की सभा यही समाप्त होती है। नमस्कार। अगली सभा में आपसे फिर से मिलूंगा।